सभी उपस्थित हमारे यहाँ पे जो वैद्य वर्ग है उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और ये जो हम श्रृंखला शुरू करने वाले हैं कि तद्विद्य संभाषा बुद्धिवर्धना नाम अग्रहा, और इसके पीछे का जो एक विचार ऐसा है कि आज तक हमने संहिता अध्ययन, संहिता के अलग अलग संहिता के अलग अलग स्थान हमने पढ़े, लेकिन गत 17 वर्षों से जो मेरा चिकित्सा कर्म चल रहा है उसके कुछ अनुभव आप सभी के साथ मुझे शेयर करने हैं। और मेरा विद्यार्थी यहाँ पे ऋग्वेद पाटिल हमारे साथ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये जो श्रृंखला है इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं कुछ अलौकिक काम कर रहा हूँ या कुछ सबसे हटके काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जो मैंने केसेस देखे हैं आज तक 17-18 साल वर्षों में, उसमें से जो यूनिक केसेस है, जो रेयरली किसी के पास जाते हैं या शुरुआत के काल में नहीं आते हैं किसी वैद्य के पास, या जिसका मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ या जिससे मुझे कुछ सीखने के लिए मिला, वो मुझे सभी के साथ शेयर करना है। कई लोग कहते हैं कि कई सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते, तो हम काम भी करते हैं और बातें भी करते हैं, तो दोनों चीज हम रखेंगे। बातें तो चली रही है, संहिता अध्ययन तो चल ही रहा है, लेकिन जो काम कर रहे हैं, रोज क्लिनिक जो चल रहा है, उसमें से जो जो एक अनूठे जो केसेस है वो हम आपके सामने संभाषा के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। फिर से एक बार कहता हूं कि मुझे ऐसा कोई, मेरा कहना नहीं कि कुछ अलौकिक है, एक कॉमन चीज है, जैसे कॉमन केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें आयुर्वेद का क्या विचार हो सकता है, आयुर्वेद की पद्धति से, आयुर्वेद की निदानिक पद्धति से निदान करके और फिर चिकित्सा करके उसका यश या अपयश दोनों मिल सकते हैं। जो मिला है उससे जो सीखा है वो सभी के सामने रखना है। तो ऋग्वेद, ओवर टू यू, हम शुरू करते हैं। जी सर। तो पहला केस आपने एक एक्यूट अपेंडिसाइटिस का था। उसमें एक फीमेल थी 17 ईयर्स ओल्ड की। उन्होंने 6 दिसंबर को अपना यूएसजी कराया था और यूएसजी में ये मिला कि उनका जो अपेंडिक्स का वॉल है उसका थिकनेस बढ़ गया है 6 दिसंबर को। फिर वो आपके क्लिनिक में आए थे 28 को। फिर वो 28 को आपके क्लिनिक में आए थे और तभी उनके कंप्लेंट्स थे उदरशूल, रल्लास और पीड़न से। आपने जब ये किया कि मतलब पीड़न से शूल था लेकिन उसकी वृद्धि नहीं हो रही थी, तो इसमें आयुर्वेद के हिसाब से आप क्या विचार कर सकते हैं और चिकित्सा में आपने क्या विचार किया? एक्यूट अपेंडिसाइटिस ये एक अत्येक अवस्था होती है, और अत्येक अवस्था में आयुर्वेद क्या कर सकता है, इसका विचार हमें करना पड़ेगा। चिकित्सा के कई स्तर होते हैं, लेकिन चिकित्सा के पास जाने से पहले मैं निदान जो मैंने किया था या जो करना चाहिए उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अपेंडिसाइटिस है, इसलिए अपेंडिक्साइटिस की ट्रीटमेंट करना ये तो मॉडर्न का पद्धति हो गई कि वो पेन किलर देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आयुर्वेद में जब आएगा तो उसको हम निदान क्या करेंगे। अपेंडिसाइटिस से व्याधि आयुर्वेद में कहीं मिलता नहीं है। मॉडर्न का अगर हम उसका अध्ययन देखेंगे तो उस जिसको भी एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है और जो सर्जरी के लिए योग्य होता है या सर्जरी ही उसकी ट्रीटमेंट होती है, उसमें 3 सिम्टम होना यह अत्यंत आवश्यक होता है: पेन, वॉमिटिंग और टेम्परेचर। तो ये जो पेशेंट थी, 17 साल की लड़की थी, और इसको 2-3 बार एपिसोड आ चुके थे। एक आई थिंक 2019 में भी आया था, 2021 में भी आया था, और उन्होंने किसी वैद्य से चिकित्सा करके उसको थोड़ा उपशय उसको मिला था, लेकिन वो बार बार हो रहा था। उदर उदर गौरव हमेशा उसको होता था, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं था, और दूसरा मतलब इन्फेक्टिव नहीं था वो, और दूसरा उसको वॉमिटिंग नहीं थी, केवल रुल्लास था, जी मचलना था केवल। और एक विशेष लक्षण जो आपने बताया कि जब हम उदर परीक्षण करते हैं, मेरे पिताजी ने भी और मेरे गुरुजन जो धर्माधिकारी सर है हमेशा कहते हैं कि हर एक रुग्ण का उदर परीक्षण होना अत्यंत आवश्यक है, किसी भी रुग्ण का। तो उदर परीक्षण जब हमने किया था तो उसमें पीड़न से शूल वृद्धि नहीं थी। 2 प्रकार होते हैं, ये लक्षण बहुत महत्व का है कि अगर पीड़न किया, उदर पीड़न किया, तो शूल बढ़ता है। जैसे कोई फ्रैक्चर है, यहाँ पे फ्रैक्चर है समझो, तो यहाँ पेन हो रहा है, लेकिन मैंने ऐसा दबाया तो पेन बढ़ जाएगा। बढ़ जाता ये है। पीड़न से शूल वृद्धि, ये एक चीज होती है।
शूल है लेकिन पीड़न से शूल वृद्धि नहीं है, वैसा का वैसा शूल है। कभी कभी पीड़न से शूलक क्षय भी होता है, कम भी होता है, मतलब दबाने से अच्छा भी लगता है। ऐसे 3 स्तर होते हैं और इसके अनुसार हम उसके तरतमत्व का, मतलब वायु के जो गुण है उसके तरतमत्व का विचार कर सकते हैं। तो ये जो रुग्णा थी इसमें पीड़न से शूल वृद्धि नहीं थी, शूलक क्षय भी नहीं था, शूल वैसा का वैसा था। दूसरा उसका सिम्टम जो महत्व का है कि तीव्र शूल था और उल्लास था। और जैसे आपने बताया कि सोनोग्राफी में 6 दिसंबर को सोनोग्राफी की थी उन्होंने और 28 में आई थी, तब भी एक फ्रेश सोनोग्राफी थी और उसमें उनको एक्यूट एपेंडिसाइटिस था और अपेंडिक्स स्वेलिंग था वहां पे, बराबर है। और उसको सर्जरी एडवाइस की थी, लेकिन उसके माता पिता की ये ऐसी थी कि हमें सर्जरी नहीं करनी है क्योंकि उसकी 12वीं की परीक्षा अभी चलेगी, फरवरी से अभी चलेगी, तो सर्जरी अगर करने के लिए जाएगी तो पढ़ाई होगी नहीं वगैरह, तो सर्जरी हमें अवॉइड करनी है। और उनका आयुर्वेद पे नितांत विश्वास श्रद्धा है और इसलिए उन्होंने तय किया था कि हम आयुर्वेद से क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो जितना मैंने पढ़ा है, जितना चरक अल्प स्वल्प में जानता हूं, तो ये अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स ये आंत्र का एक भाग है, बराबर है। और आंत्र में जो भी कोई शूल प्रधान संप्राप्ति होती है, शोथ प्रधान संप्राप्ति होती है आंत्र में, एक देश में कहीं पर भी, अब आंत्र कहा है, आंत्र मतलब महाश्रुतस कहेंगे हम, मुख से लेकर गुद तक जो महाश्रुतस है उसमें कहीं पर भी शोथ शूल ऐसी संप्राप्ति होती है तो उसको गुल्म कहा जाता है। संदर्भ चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 18वां त्रिशोथी अध्याय, सूत्र क्रमांक 19 से लेकर आगे 26 तक जो सूत्र है, 36 तक, उसको एकदेशीय शोथ या प्रादेशिक शोथ ऐसा कहा जाता है। तो ये गुल्म था और उसमें भी तरतमत्व मतलब दोषों के अनुसार प्रकार आगे है, लेकिन ये गुल्म की संप्राप्ति में आएगा क्योंकि शोथ है। दूसरा उसको शूल है। और वो जो श्लोक है त्रिशोथीय का, जितना मुझे अभी कंठ याद आ रहा है कि यस्य वातः प्रकुपितः गुल्मस्थाने अवतिष्ठते शोफम स शूलम जनयन गुल्मः तस्य उपजायते, 29 नंबर का श्लोक है चरक सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में, कि यस्य वातः प्रकुपितः गुल्मस्थाने, जिसका गुल्मस्थान में वात प्रकोप होता है। मतलब क्या, तो जो गुल्मस्थान है मतलब महास्रोतस, ये चरक निदान अध्याय 3 में है। महास्रोतस में वात प्रकोप होता है, मतलब क्या होता है, तो महास्रोतस में वायु के रुक्षादि गुणों की अतिरिक्त मात्रा में निर्मित होती है। महास्रोतस का कोई एक भाग या 2 भाग या 3-4 जगह पे रुक्ष मतलब महास्रोतस रुक्ष, खर, कठिन, परुष, विशद, शीत इस गुण के होते हैं। और फिर ये ऐसे ख वैगुण्य से युक्त हुआ, शुद्ध वातज संप्रति से युक्त हुआ ऐसा जो महास्रोतस है, उसमें अंदर से जो बहने वाले धातु घटक होते हैं मूर्त, वो वहां पे रुक जाते हैं और उनके रुकने के कारण स्रोतस को शोथ आता है, स्रोतस को काठिन्य आता है, स्रोतस को एक घरत्व आता है, स्रोतस बड़ा हो जाता है या उसका जो मार्ग है या वो अवयव सशोथ हो जाता है, उसको गुल्म ऐसा कहा जाता है। सशूलम शोथम ये गुल्म है। तो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स ये महास्रोतस का भाग है और उसमें जब शोथ शूल प्रधान संप्राप्ति होती है तो वो गुल्म में आता है। अब गुल्म के जितने प्रकार ग्रंथ में कहे हैं उसमें से रक्तज गुल्म छोड़ के बाकी जो 4 गुल्म है वो महास्रोतस में होते हैं। रक्तज गुल्म गर्भाशय में होता है। तो ये जो विद्यार्थिनी थी, इसका कई दिनों से 12वीं के अध्ययन के लिए सतत रात्रो जागरण, रुक्ष आहार विहार, चिंता, एक प्रकार का स्ट्रेस था। तो शरीर में वात प्रकोप मतलब वायु की वृद्धि के गुण, बाकी के भी आपने देखे होगी रुग्ण, वो कृश है, कृश है और रुक्ष त्वचा वगैरह सारे उसके केश पतन भी हो रहा है, मतलब स्नेह के लक्षण ज्यादा नहीं थे। और ये बिकॉज ऑफ कंटिन्यू अध्ययन, रात्रो जागरण, चिंता, स्ट्रेस, इस क्लास से उस क्लास जाओ, अध्ययन करो, मानसिक सतत एक तनाव में रहना, इसके कारण ये वात प्रकोप हुआ था। और यहाँ पे ख वैगुण्य होकर ये अपेंडिक्स की जगह पर वहां पे फिर शोथ और शूल हुआ था। अब इसमें विचार क्या करना है, तो हमें विचार ये करना है कि यहाँ पे डायरेक्ट स्नेहन शोधन करना है क्या नहीं, पहले देखना है कि आम के लक्षण है क्या
और संतर्पण के लक्षण है क्या, या वात प्रकोप, शुद्ध वात प्रकोप के लक्षण है क्या। तो ये जो व्यक्ति थी, इसमें संतर्पण के ज्यादा लक्षण नहीं थे, लेकिन आम प्रदोष के लक्षण थे। समय पर असमय पर आहार, मतलब योग्य समय पर आहार न लेना, रात्रों जागरण करना, या एक समय में अच्छा फूड न खाना, चिंता, इसके कारण आम की निर्मित हो रही थी। और ये आम का अनुबंध इसमें था। तो वायु और आम ऐसे दो लक्षण थे। तो सर आम प्रदोष क्या है एग्जैक्टली? आम प्रदोष इसका अर्थ है वो व्यक्ति जो भी खाता है उसका सम्यक परिणमन नहीं होता है। अच्छा। सम्यक परिणमन नहीं होता है उसका, मतलब जो भी रोटी सब्जी दाल चावल खाएंगे उसके पांचभौतिक विघटन होना आवश्यक होता है। मतलब नॉर्मल व्यक्ति में उसका पांचभौतिक विघटन होता है, और वो पांचभौतिक विघटन होकर फिर शरीर के आहार रस में जाकर दोषों के परमाणु तैयार होते हैं, धातु के परमाणु तैयार होते हैं, और सर्व शरीर में पोषण का कार्य होता है। लेकिन जब अग्नि विकृति होती है, मानसिक स्तर पर विकृति होती है, या मानसिक ताण है, या जो जैसे हमने देखा कि वात वृद्धि के, दोष वृद्धि के, दोष प्रकोप के हेतु है, तो उससे वो व्यक्ति जो भी खाएगा, अल्प मात्रा में भी खाया, योग्य मात्रा में भी खाया, फिर भी उसका सम्यक पचन नहीं होता है। संदर्भ चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय, गृहिणी चिकित्सा अध्याय, सूत्र 42 से आगे। और फिर क्या होता है कि ये ऐसा एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे 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 अपचित रह जाता है, और उसको फिर शुक तत्व आता है, और ऐसा शुक तत्व आकर फिर वो लघु आहार भी पचन नहीं कर पाता। चरक ऐसा कहते हैं, सदुष्टाः अन्नम न तत्पचति लघु अपि, और फिर उसमें अजीर्ण के लक्षण उत्पन्न होते हैं, आमविष के लक्षण उत्पन्न होते हैं, और उसके लक्षण चरक ने दिए हैं 45 से आगे। और वो है विष्टंभ, गुरुगात्रता। मेरे पास चरक है यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के बताता ही हूँ, और अगर यहाँ दिखा पाया बाद में तो वो भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। चरक चिकित्सा स्थान का गृहिणी जो अध्याय है उसमें सूत्र नंबर 45 से होता है कि विष्टंभ है, सदन है, शिरोरूप, मूर्छा, भ्रम, पृष्ठ कटिग्रह, जृंभा, अंगमर्द, तृष्णा, ज्वर, छर्दी, प्रवाहन, अरोचक, अविपाक। अब ऐसा आमविष आगे कहते हैं, संसृज्यमानम पित्तेन, जब पित्त के साथ संसृज्य होता है तो दाह, तृष्णा, मुख रोग और अम्लपित्त आदि निर्माण करता है। जब ये कफ के साथ संगत होता है, मतलब साम कफ होता है, तो यक्ष्मा, पीन, समेह आदि कफज विकार होते हैं। और जब ये वात संसृष्ट होता है, मतलब वायु के भी हेतु है और आम के भी हेतु है, तब ये वातजान गदान बहुन, ये वातज विकार करता है। तो ये जो एक्यूट एपेंडिसाइटिस था, ये आम प्रदोष जन्य वात विकार था, मतलब वात वृद्धि के हेतु थे ही, साथ में आम प्रदोष के भी हेतु थे, ऐसा कॉम्प्लेक्स था। और इसलिए उसको तीव्र ऊर्जा थी उस पेशेंट को, और वो डिस्टर्ब थी, उल्लास भी था। अब इसमें चिकित्सा क्या करना चाहिए पहले, तो आप पढ़िए, हमने चिकित्सा पहले जो आई थिंक 28 को आई थी ना हमारे पास, 28 दिसंबर। हाँ, वो पहले 28 को आई थी। तो सर आपने उन्हें रसपाचक दिया, सूतशेखर, दशमूल और एक तिक्त पुड़ी, तिक्त रसों की अपने पुड़ी दी थी। तो ये पहले 7 दिन की ये चिकित्सा थी। यस, मेरी चिकित्सा पद्धति ऐसी है, मतलब जो मैंने सीखा है कि पहली जो हमारी कंसल्टिंग होती है या पहला फॉलोअप होता है, या पहले जब चेक करते हैं तो 7 दिन की दवाई देनी है। इसका कारण क्या है, तो अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान का 23वां अध्याय, भेषजावचरणी अध्याय, इसमें एक बहुत महत्व का संदर्भ है। वाग्भट ऐसा कहते हैं कि सप्ताहे न गुणा लाभे क्रियाम अन्याम कार्य। सप्ताह मतलब 7 दिवस, गुण अलाभे, अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू की और 7 दिन के अंदर उसको उपशय मिला नहीं, या उसको अच्छा मतलब थोड़ा सा बदल होना शुरुआत होनी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो आपने चिकित्सा फिर से विचार करके फिर से नई चिकित्सा करनी है। क्रियाम अन्याम कार्य मतलब कहीं तो गलती हो रही है, सोचिए कि पेशेंट को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। इसलिए फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होती है वो 7 दिन की देनी है, ये मेरा नियम है। और दूसरा, मैंने अभी अनुभव से सीखा है कि आजकल 99% पेशेंट ये आम प्रदोष के और संतर्पण के आते हैं, और इसलिए पाचन करना यह अत्यंत आवश्यक होता है। पाचन पहले, पेशेंट कोई भी हो, पहले पाचन करना पड़ता है। तो वैसे ही ये पेशेंट तो आम प्रदोष की थी, मैंने एपेंडिसाइटिस दिमाग में रखकर चिकित्सा नहीं की। हमने क्या किया, आपने अगर केस पेपर देखा होगा तो हमने सारे लक्षण लिखे हैं, लक्षणों के सामने उसके दोषों के कौन से दोष का लक्षण है, आप अगर आपके सामने तो दिखा दीजिए, तो वो सारे वातज है और केवल एक लक्षण वात कफज है, बराबर है।
तो ये जो होते हैं, क्या कहते हैं, लक्षण, ये देखिए ये सारे लक्षण, मतलब लक्षण उसमें कितने काल से है और उसके दोष और गुण, ये मेरा केस पेपर का भाग है। ज्वर नहीं है, उदर शूल है, शूल वृद्धि नहीं है ग्रुल्ला से, और कहाँ पे शूल है वो भी लिखा है, डायग्राम निकाली उदर की, ठीक है। हाँ राइट हो गया। हाँ ठीक है, ओके। तो ये जब करते हैं तो इसके पास बस, तो इसके अनुसार हम उसके द्रव्यों की योजना का तय कर दे, क्योंकि दोषों के अनुसार ही चिकित्सा करनी पड़ती है। व्याधि के नाम से चिकित्सा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अपेंडिसाइटिस हर महाकषाय या अपेंडिसाइटिस हर योग, ऐसा कोई नहीं होता है। तो हमने पहले पाचन किया क्योंकि आम प्रदोष के लक्षण थे और उसके मतलब हेतु भी दिखाई दे रहे थे। तो मैंने रस पाचक कलिंग का पटोलस्य पाठा कटुकुरोहिणी, अभी आप मेरे साथ में 6 महीने से हो तो आपको पता है कि कितने हम पाचक, जो चरकोक्त पाचक है, ये धातुगत दोषों का पाचन करने वाले हैं सारे। धातु पाचक नहीं है ये, धातु यहाँ मध्य लोप है, धातुगत दोष पाचक है। तो रस पहले आहार रस का ही पाचन हमने किया, और एक कलिंग का पटोल पाठा कटुकुरोहिणी ये जो है ये सारे तिक्त रस के द्रव्य है और ये अच्छा पाचन करते हैं। दूसरा मैंने सूचकर किया, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा है कि आजकल के लोग जितने लक्षण, तीव्र लक्षण लेके आते हैं, तो उसमें हमें अच्छा एक शुरुआत में एक स्ट्रांग कोई तो एक पाचक कल्प या इसका स्ट्रांग कोई कल्प देना पड़ता है। तो मैंने इस पेशेंट में सूचकर की योजना की थी। तीसरा स्वेदोनिल, मतलब ये दशमूल है, तो दशमूल ये शोथनाशक है, मतलब हमें एक ही समय में उसको शूल प्रशम भी करना है, उसको हमें आम प्रदोष भी चिकित्सा करनी है, और इसको हमें अग्नि का भी ख्याल रखना है। इसे ज्यादा मात्रा में द्रव्य भी नहीं दे सकते, ये भी दो वो भी दो, घृत भी दो वो भी दो, इसलिए कम से कम मात्रा में कम से कम द्रव्य। और तिक्त, हमारी जो पित्त पुड़ी है जिसको हम तिक्त रस की पुड़ी बोलते हैं, इसमें सारे तिक्त रस के सारे द्रव्य। तिक्त ही रस क्यों देना है, तो तिक्त ये उत्तम पाचक है, ये दोष शोषण करता है, दोषों का पाचन करता है, पित्त प्रशमन करता है, और लघु रस है। बाकी के मधुर आदि दे नहीं सकते क्योंकि वो गुरु वगैरह है। कटु, लवण और अम्ल दे नहीं सकते क्योंकि वो पित्त बढ़ाएंगे, उसका तीक्ष्ण गुण से काम करेंगे। कषाय स्तंभन इसलिए वो नहीं दे सकते, इसलिए बचा तिक्त। इसलिए ज्वर में भी सबसे पहले लंघनम पाचनम स्वेदो यवागो तिक्त को रसा, तिक्त रस ही क्यों बोला है, इसलिए बोला है। अब इसके सर लेकिन तिक्त से वात की वृद्धि हो सकती थी क्या, तिक्त रस से? होगी, ऐसे होकर कितनी होगी। और वैसे भी वायु ये वहां पे जो आम प्रदोष है उसकी पहली चिकित्सा करेंगे तो वायु का अनुलोमन होकर वो अच्छा हो जाएगा, फिर हमें स्नेहन वगैरह वगैरह देना है, आगे जाकर करना है, ठीक है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, और अग्नि का विचार बिल्कुल छोड़ना नहीं है कि यहाँ पे अग्नि का विचार कैसे करना है। वो पेशेंट को क्या कहते हैं, वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो औषध भी उसको पच नहीं रहा है क्योंकि उसको ऑलरेडी अग्नि विकृति थी। दूसरा हमने उसको उदर स्वेदन कहा था, उदर स्वेदन करने के लिए। और अत्येक अवस्था में जब अगर तीव्र शूल हो जाएगा, तो मुझे याद है कि हमने लवण भास्कर चूर्ण उसको घी के साथ लेने के लिए कहा था, लेकिन वो एसओएस, मतलब जब तकलीफ होगी वैसे ही। तो इतना होगा। 7 दिन के बाद जब वो आई थी तो उसके शूल कम हो गया था, उसका एक उदर गौरव था वो कम हो गया था, लेकिन उसमें हमने शूल था अभी भी थोड़ा थोड़ा, बराबर है, आपको याद आ रहा होगा। तो मैंने एक अलग द्रव्य उपयोग किया था, वो कौन सा था बताइए? ओडिन केयर और अपने पुनर्नवा से, पुनर्नवा आदि। हाँ, ये ओडिन केयर जो है ये भंगा का कल्प है, विजया का। और मेरा अभी जितना मेरा मैं मतलब जो प्रैक्टिस है उसमें अगर शुद्ध शूल मतलब शुद्ध वात जो शूल अगर प्रशमन करना है हमें, तो विजया बहुत अच्छा काम करती है, भंगा। और उसके कल्प अभी मिलने लगे हैं, तो मेरे पास वो उपलब्ध था। बहुत सारे विजया के अलग अलग कंपनी के अलग अलग द्रव्य आते हैं, तो मेरे पास उस समय ये था, इसलिए मैंने दिया, और उससे उसको शूल प्रशमन त्वरित हो गया उसका। अब आगे फिर से मतलब पहले 7 दिन में उसको 50% उपशय मिला, फिर हमने जो उर्वरित शूल है उसके लिए पुनर्नवा दी, फिर हमें तिक्त रस बंद कर दिया, मतलब ये दशमूल वगैरह बंद कर दिया, और पुनर्नवा दी, और ये विजया इसका ही उपयोग किया। उदर स्वेदन चल रहा है। और इसके साथ मैं एक बताना भूल गया कि हमने आहार के सारे नियम बताए थे कि दही बंद, दुग्ध बंद, ककड़ी मतलब खीरा ककड़ी ये बंद, केला बंद, मतलब जो संक्रमण करने वाले हैं वो बंद। या तो वात प्रकोप है तो हम स्नेहन शुरू कर देंगे,
तो वो और दूसरे व्याधि में चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले पाचन और वायु संभाल कर ऐसे करते करते, क्योंकि गुल्म का ही संदर्भ है, गुल्म चिकित्सा अध्याय जो है उसमें ही, गुल्म चिकित्सा अध्याय का मैं आपको सूत्र बताता हूँ। ये सूत्र मेरे दिमाग में उस समय था, वो सूत्र चिकित्सा स्थान का 26वां सूत्र है। चिकित्सा स्थान 5वां गुल्म चिकित्सा अध्याय में 26 नंबर का श्लोक, कि वात गुल्म है तो क्या करना है, कि अगर हम वात गुल्म है, वातज व्याधि है, तो बार बार स्नेहपान कर रहे हैं, बार बार निरुआनुवासन कर रहे हैं, ऐसा अगर करेंगे तो उससे कफ पित्त प्रकोप विकृति हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के ये करना पड़ता है। और इसलिए हमने त्वरित स्नेहपान नहीं शुरू किया, हमने उसको रूटीन आहार, लघु आहार, उदर स्वेदन और आराम करना ऐसा बताया था, क्योंकि उसको स्ट्रेस भी था, अभ्यास भी करना था, उसको 12वीं में अपेयर भी होना था। फिर हमने उसको द्रव्य बदले, और उस द्रव्य बदलने से पहले तो पाचन के लक्षण अच्छे मिले थे, इसे सूक्ष्मकर बंद कर दिया, ये तिक्त रसपाचक बंद कर दिया, और फिर हमने प्लेन विजयावटी और पुनर्नवादी योग, जो अपना पुनर्नवादी योग है हमारा, उसमें पुनर्नवा, गोखरू, किरात तिक्त, मुस्ता और गुडुची ऐसे है, तो हमने वो दिया। और उससे आप बताइए आगे क्या हुआ, त्वरित उसके लक्षण खत्म हो गए। और वो अभी 10 आई थिंक 10 जनवरी का रिपोर्ट है 10 को आपने फिर वापस यूएसजी किया उन्होंने, और उसमें सब नॉर्मल था, यूएसजी टोटल नॉर्मल आ गई। पूरा मतलब जो एक नॉर्मल 15 दिन पहले जो यूएसजी में बता रहे हैं कि अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स का एक्यूट वॉल, है, और आपको ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा, और 15 दिन की आयुर्वेदिक शमन शामक चिकित्सा, हमने ना कोई पंचकर्म, क्योंकि पंचकर्म की अवस्था उसकी नहीं थी, उसका बल नहीं था पेशेंट का, मानसिक बल भी नहीं था, शारीरिक बल भी नहीं था, अग्नि का बल नहीं था। और कई लोग अग्निकर्म भी करते हैं, मतलब एक्यूट अपेंडिसाइटिस होगा तो वहां पे अग्निकर्म करते हैं उदर पर, मैंने देखा है, मैंने किया भी है। लेकिन ये रुग्ण अग्निकर्म के अर्ह भी नहीं थी, क्योंकि उसका सत्व कम था और वो उसको सह नहीं सकती थी। इसलिए मैंने प्लेन पाचन, आम पाचन और वात प्रशमन ऐसे, और शुद्ध वातज और आम प्रदोष की जो चिकित्सा है उस प्रकार से हमने किया। और 15 दिन के अंदर सोनोग्राफी। मतलब सर अग्निकर्म से पूरा प्रॉब्लम क्योर होगा या फिर सिर्फ टेम्पररी पेन रिलीफ के लिए? मिलेगा, अग्निकर्म से टेम्पररी उपशय मिलेगा, लेकिन संप्राप्ति भंग करने के लिए आपको चिकित्सा तो करनी पड़ेगी। तो 15 दिन में सोनोग्राफी पूरी नॉर्मल आ गई। वो जो फैमिली थी वो एकदम खुश हो गई कि देखो अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा देखो सोनोग्राफी नॉर्मल आई है, इसका अर्थ व्याधि खत्म नहीं हुआ है, शायद ये रिवर्ट भी हो सकता है, अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो रिवर्ट भी हो सकता है। और उसके बाद में आगे क्या किया था हमने, केवल उसको रुल्लास था उस समय, उस सेकंड फॉलोअप में केवल रुल्लास था, इसलिए आई थिंक केवल लघु सूतशेखर और गोदंती से। अब मेरा एक हम दोनों मित्र है, हम गौरव गुप्ते और मैं, हम दोनों ने किया है, उसका नाम लेना पड़ेगा क्योंकि उसी के दिमाग से आया है, कि जब थोड़ा सा रुल्लास है, बाकी सिम्टम कुछ नहीं है, तो लघु सूतशेखर के 2-2 वटिया प्लेन फ्लेवर के आइसक्रीम में खाने की, अनुपान प्लेन फ्लेवर का आइसक्रीम। ये लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा उपशय मिलता है, उससे रुल्लास त्वरित कम हो जाता है। हर एक रुग्ण में नहीं होगा ये, लेकिन शुद्ध रुल्लास, केवल रुल्लास से, बाकी के कोई सिम्टम नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं। तो मैंने उसको किया, और गोदंती जो भस्म है वो लघु सूतशेखर के साथ मिश्रण करके हमने दिया था। अब बाद में वो तो नॉर्मल हो गई, अब आगे केस पेपर में शायद नहीं होगा ये, लेकिन उसको मैं उस समय धन्वंतरी समाधि के लिए गया था निरूपण के लिए 24 जनवरी को, और उसको शिरशूल शुरू हो गया। मतलब ये तो उदरशूल तो नहीं था, लेकिन शिरशूल शुरू हो गया। अब ये क्यों, उसके स्ट्रेस है और थोड़े से अजीर्ण के सिम्टम्स उसके बाकी के थोड़े से फिर से शुरू हो गए। तो मैंने उसका फोन है, मैंने कहा देखो ये अजीर्ण के लक्षण फिर से शुरू हो रहे हैं, आपको फिर से उदरशूल होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सोनोग्राफी फिर से करनी है और बढ़ गया तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। फिर उनको हमने केवल आई थिंक लघु सूतशेखर और ऐसे मतलब अजीर्ण, शिरशूल के कोई द्रव्य नहीं दिए, पाचक और अजीर्ण के ही द्रव्य हमने दिए, मतलब आम की ही चिकित्सा की। और उसको एक बार छोटा सा एपिसोड आया था उदरशूल का, पर केवल 1 चम्मच लवण भस्कर और घी से वो पूरा शांत हो गया। अब एक आपको अलग बताता हूँ, बीच में उसके पिताजी का मुझे फोन आया
कि अभी एग्जाम तो नजदीक आ रही है, लेकिन उसको आज बहुत उधरशुल हो रहा है। मैंने कहा बाप रे, फिर से इसको तकलीफ हो गया, अब तो क्या करेंगे, मतलब एक्यूट में कर सकते हैं हम, लेकिन परीक्षा सामने है। तो मैंने एक ही प्रश्न पूछा, देखो घबराने का नहीं कभी। मैंने प्रश्न पूछा कि शूल कहाँ हो रहा है, उधर शूल है, उधर में शूल कहाँ हो रहा है। और जब वो देखा तो पता चला कि ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प था, उसको मेंसेस चल रही थी और ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प था। तो हमने हाँ रिलैक्स हो गए कि ये अपेंडिक्स का नहीं है, ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है। और फिर उसको केवल उदर स्वेदन से और अच्छा घर का गरम गरम खाना खाकर आराम करने से वो उधर, क्योंकि ऐसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में भी ज्यादा कोई दवाई लेनी नहीं चाहिए। आराम करो, उदर स्वेदन करो और अच्छा खाना खाओ, गरम गरम खाना खाओ, स्निग्ध गरम ऐसा खाना खाओ, तो वो ठीक हो गई। अभी उसकी एग्जाम चल रही है, लेकिन अभी भी ट्रीटमेंट पूरी नहीं हुई है हमारी। अब फॉलोअप के लिए बुलाया एग्जाम के बाद, अब उसको रसायन चिकित्सा करनी पड़ेगी। और आम प्रदोष तो चला गया है, अब जो बचा व्याधि भी चला गया, स्थान ख वैगुण नष्ट हो गया, अपेंडिसाइटिस नष्ट हो गया। अब उसको लेकिन शरीर में जो दोष विकृत है और इस एग्जाम के कारण भी जो और विकृत होंगे स्ट्रेस के वगैरह कारण, उसकी हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी, नहीं तो और कोई व्याधि हो जाएगा। इसलिए उसको एक लघु वमन देना आने के बाद, और एक सद्यो वमन देकर और उसके दोषों का परीक्षण करके फिर उसको थोड़ा सा पाचन करके फिर रसायन चिकित्सा की तरफ लेके जाना, वमन देकर रसायन की तरफ लेके जाना, ये हमारा आगे का हमारा प्लान होगा। तो यहाँ पे हमने ये एक अलग केस जो हमने देखी, आप भी थे मेरे साथ में, हमने देखी ये केस कि एक्यूट एपेंडिसाइटिस की केस हम आयुर्वेदीय पद्धति से, मतलब एपेंडिसाइटिस की ट्रीटमेंट नहीं करनी है हमें आयुर्वेदीय पद्धति से क्या विचार करना पड़ेगा, दोषों का विचार करना पड़ेगा, हेतु का विचार करना पड़ेगा, और 15 दिन में उपशय मिल सकता है। वाग्भट का जो वाक्य है कि सप्ताहे न गुणा लाभे क्रिया अन्यम कारयेत, ये नियम आज भी महीनों महीना चल रही दवाई चल रही है, ये आयुर्वेद नहीं है। ऐसी अवस्था होती है अलग, लेकिन 7 दिन के अंदर उसको उपशय मिलना चाहिए। तो एक्यूट एपेंडिसाइटिस जैसा रुग्ण भी हम आयुर्वेदीय पद्धति से कर सकते हैं, इसमें अग्निकर्म भी कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट की अवस्था देखकर करना पड़ेगा। ये जो रुग्ण था, इसके अग्निकर्म की अपेक्षा अवस्था नहीं थी, इसलिए हमने नहीं किया। लेकिन अगर कोई बलवान पेशेंट आ गया, अच्छा बल है, शारीर बल है, मानस बल अच्छा है, तो हम उसको अग्निकर्म डायरेक्ट वहां पे कर सकते हैं। अन्य भी कई उपक्रम कर सकते हैं। अब कई शोधन की अवस्था होगी तो शोधन भी कर सकते हैं। और द्रव्य चयन करते समय बड़े बड़े कल्पना उपयोग करते हुए क्या करना है सटीक, क्योंकि अग्नि का विचार, आम का विचार और दोषों का विचार और हेतु का विचार, ये 4 विचार करके हमें द्रव्य योजना करनी पड़ती है। और समय समय पर द्रव्य बदलने भी पड़ते हैं, कभी कभी उल्टा भी होता है, तो ये तारतम्यत्व से आता है। तो ऐसे ही अलग अलग केसेस लेकर हम वीक में 2 बार। एक प्रश्न था तिक्त पूड़ी पे, किसी ने तो डाला है इंस्टा पे, उन्होंने पूछा है कि तिक्त रस से अगर पित्त का शमन होता है तो फिर अग्नि अग्नि को उसको कैसा, अग्नि पे कैसा इफेक्ट होगा उसका, तिक्त पूड़ी का। तो वो अग्नि और पित्त का तो पित्त और अग्नि 2 अलग अलग शारीर भाग अलग है। चीज है। हाँ। अग्नि ये रुक्ष गुण का है और पित्त ये द्रव गुण का, स्निग्ध गुण का है। तिक्त रस जो है ये पाचक है, मतलब ये पित्त का भी पाचन करता है, पित्त में भी जो अपाचन साम पित्तत्व आया होगा या जो भी है, और प्रशमन भी करता है। तो ये तिक्त रस देने से दीपन भी होगा, पाचन करने से। जैसे हम कोई एक आग जलाई है, कोयला जलाया है और उसके रख दिया गया, तो उसके ऊपर जो एक धुआं बैठता है, तो हम पहले धुआं साफ करते हैं ना, तो धुआं साफ किया तो अग्नि जल जाता है, अंदर का आग बढ़ जाती है। वैसे ही तिक्त रस से अच्छा पाचन होने से ये धुआं ऊपर का निकलकर अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, तो इसका अच्छा उपयोग होता है। और इसलिए जो निज नवज्वर में, नवज्वर की अवस्था में तिक्त रस ही देने के लिए कहा है, बाकी के कोई 5 रस शुरुआत में देने नहीं है। तो ऐसे ही अलग अलग केसेस। अगला जो हमारा केस होगा वो हम जो आपको भी केस पता है ऋग्वेद, वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन ब्रेन। ऐसा जो केस हमने देखा है, और वो याप्य व्याधि है, मतलब वो असाध्य भी है, याप्य भी है। लेकिन जिसको 3 महीने का लाइफ स्पैन बताया था 2015 में, वो आज 2024 में भी हेल्दी लाइफ
जी रही है, तो उसका विचार हमने कैसे किया, इतने अभी 7-8 साल हो गए, तो उसका विचार कैसे किया और आगे भी उसको यापना करनी पड़ेगी, और पेशेंट ने भी हमारे ऊपर कैसे विश्वास रखा, ये हम अगले लाइव में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जुड़े हैं हमारे साथ उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आपके फीडबैक हमें दीजिए और इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये करेंगे। प्रश्न आया है कि आम पचन के लिए सूचशेखर क्यों, वो बताया मैंने लेक्चर में, आप फिर से सुनिए कि क्यों क्यों दिया था। सूचशेखर का भी अध्याय कल्प का अभ्यास करिए आप, कौन सी अवस्था में देना चाहिए, क्या देना चाहिए, और इसमें दिया इसका मतलब। और मैं हाँ ये बताना चाहूंगा कि इस अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में मैंने ये ट्रीटमेंट दी, तो आगे आने वाले सारे अपेंडिसाइटिस में यही ट्रीटमेंट देनी है ये नहीं होगा, उसमें अलग अलग द्रव्य उपयोग कर सकते हैं। उस रुग्ण के अनुसार उसके हेतु क्या है, उसके दोषों का विचार क्या है, दोषों का अनुबंध क्या है, उसकी आम की अवस्था क्या है, अग्नि की अवस्था क्या है, शारीरिक बल क्या है, मानसिक बल क्या है, ऋतु कौन सा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, इस सबका विचार करके और फिर हमें द्रव्य तय करना पड़ता है। एकांतिक न एकांतिक, कभी एकांतिक विचार नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।